ये क्लास 11 क्लास क्लास 11 चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में टॉपिक है एनर्जी डायग्राम। ठीक है, तो क्या डिफिनीशन होगा? ए डायग्राम रिप्रेजेंटिंग रिलेटिव एनर्जीज of various orbital in an atom is called energy level diagram. Once again, a diagram that representing relative energies of various orbital in an atom is called energy diagram. पहला केस है हाइड्रोजन का। इन हाइड्रोजन एटम में हम जानते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो है 1s1। तो इसका मतलब है जो न्यूक्लियस है उसके, यहाँ मान लीजिए न्यूक्लियस है तो उसके अराउंड एनर्जी ऐसे बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, एनर्जी इंक्रीजेज। तो इसमें कह रहा है कि ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सेल हैव सेम एनर्जी। यानी अगर n1 का एक n1 में तो s1 ही होता है, 1s ही होता है, तो ये 1s हुआ। लेकिन n नंबर 2 में दो सब सेल होता है, 2s एंड 2p, यानी टोटल ऑर्बिटल 4 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन में 2s और 2p का एनर्जी सेम है, 2s इज इक्वल टू 2p। उसी तरह 3s में जितने n नंबर 3 के यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के जितने भी ऑर्बिटल होंगे उनके एनर्जी लेवल सेम होंगे, 3s 3p और 3d के सभी ऑर्बिटल का एनर्जी डिजेनरेटेड होगा यानी सेम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ nucleus to attract electron is that much, and in the first orbit only electron is there. All these orbitals 2s 2p 3s 3p 3d सब के सब इम्प्टी हैं, इनमें से किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई रिपल्सिव फोर्स भी नहीं है इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस बहुत पावरफुल नहीं है, तो एनर्जी में डिफरेंस डेवलप नहीं कर पाता है। इसीलिए हाइड्रोजन में जो एनर्जी लेवल होगा एक ही सेल के सभी ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होगा। अब n नंबर 4 में भी ऐसे ही कहेंगे कि 4s 4p 4p 4d और 4f के जितने ऑर्बिटल हैं सबका एनर्जी सेम होगा। तो ये केस है हाइड्रोजन का। अब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को लें। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यहाँ ये गड़बड़ा रहा है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अब चलने के पहले इसको मिटा दें। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में यानी हाइड्रोजन से ऊपर जब आप डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को कंसिडर करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ रहा है और न्यूक्लियस भी पावरफुल हो रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या है कि
4 फैक्टर्स इफ़ेक्टिव होते हैं एनर्जी ऑर्डर को डिसाइड करने में, यानी एनर्जी लेवल को, डिफरेंट ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल को डिसाइड करने में 4 फैक्टर इफ़ेक्टिव होते हैं। क्या क्या? एक है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा होगा शील्डिंग इफ़ेक्ट, दूसरा होगा शील्डिंग इफ़ेक्ट, तीसरा है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, और चौथा है n+n वैल्यू। इन चारों फैक्टर को कंसीडर करके, चारों फैक्टर को ध्यान में रख के आप देखेंगे एनर्जी चेंज कर जाता है ऑर्बिटल का। फर्स्ट फैक्टर क्या है? इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? तो आप मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, केस 1 लिए, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफ़ेक्टिव एटॉमिक इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको लिखते हैं ZeFF। ठीक, ये हुआ इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मान होता है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी भी एटम में टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग होता है। ये क्या हुआ? तो चलिए एक केस लेते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके कॉन्फ़िगरेशन होंगे 2, फिर 8, अब फिर 1। अगर इसका स्ट्रक्चर बना है तो आप कहेंगे कि ये न्यूक्लियस है सोडियम का जिसमें 11 प्रोटॉन है, और इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये सोचें कि कोर यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जो इनर सेल में है, इसको बोलेंगे इनर कोर या इनर इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इनर कोर लिखते हैं। इनर कोर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के पावर को, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को स्ट्रांगली, उतना ही इफेक्टिवली आउटर इलेक्ट्रॉन पर नहीं पहुंचने देगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व हो रहा है, ये 10 इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस को कुछ हद तक शील्ड कर देगा, ब्लॉक कर देगा, और इसका अट्रैक्शन टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। तो इसीलिए स्क्रीनिंग या शील्डिंग को माइनस जब करेंगे टोटल में से, तो जितना पावर न्यूक्लियस का, जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का अट्रैक्ट कर पाएगा आउटर इलेक्ट्रॉन को, उसी को बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल, द इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल does not experience full positive charge of nucleus. Thus, the net positive charge of nucleus experienced by electron in the outer cell is called effective nuclear charge. हमको लगता है अब समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से कि इनर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के कारण होल न्यूक्लियर चार्ज totally is not attracting outer electron. That means attraction to the outer electron reduced, and that reduced attraction is called effective nuclear charge. तो ये हम एक फैक्टर मानते हैं जो असल में प्रोटॉन या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन को डिसाइड करता है। उसी तरह का दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट। तो सेकेंड पॉइंट है शील्डिंग इफेक्ट। अभी हम लोग जैसे कैल्शियम, इसका सोडियम का केस लिए, दूसरा पॉइंट को यहाँ समझने का कोशिश करते हैं, ये शील्डिंग क्या है। वैसे तो शील्डिंग समझ गए हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन के
द्वारा जो इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, आउटर इलेक्ट्रॉन पर अप्रोच होने से रोक देता है, उसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। लेकिन फिर भी चलिए एक बार पढ़ते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल, the electron in outer cell will not experience full attraction force of nuclear charge. The screening or shielding of positive charge of nucleus by electron in the inner cell is called screening or shielding effect. आप कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए हम नाइट्रोजन का केस लेते हैं, या चलिए सोडियम लिए, पोटेशियम लिए, कोई भी 19 है पोटेशियम का, 2, 8, 8 और देन 1। तो इस आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट 19 प्लस चार्ज है यहाँ न्यूक्लियस में, यानी न्यूक्लियस हाईली पावरफुल है, 19 प्रोटॉन है। लेकिन इसके इनर सेल में दो इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है इनर सेल में, ये न्यूक्लियर चार्ज को इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है, या चलिए इनर इलेक्ट्रॉन्स, इसके कारण न्यूक्लियर चार्ज का पूरा इफेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन पर नहीं पड़ता है। तो जितना रिड्यूस हो जाता है न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट इस पर, उसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। सो यहाँ लिखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल, द इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल विल नॉट एक्सपीरियंस फुल अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। द स्क्रीनिंग और शील्डिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ये सेकेंड फैक्टर है जिससे कि ऑर्बिटल, एक ही सेल के डिफरेंट ऑर्बिटल के एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। एक तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको याद रखने से आपको एनर्जी ऑर्डर समझ में आएगा, दैट इज थर्ड पॉइंट, n+l वैल्यू। n हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हुआ एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इस वैल्यू को आप ऐसे देखेंगे। पहला रूल है, फर्स्ट, लोअर द n+l, लोअर n+l वैल्यू फॉर ए सबसेल और ऑर्बिटल, लोअर इज एनर्जी, लोअर इज एनर्जी। जिसका n+l लोअर होगा उसका एनर्जी भी लोअर होगा। और सेकेंड पॉइंट है, इफ टू सबसेल्स or orbital have same n+l values, then lower value of n, लोअर एनर्जी, तब उसका एनर्जी लोअर होगा, लोअर एनर्जी। यानी अगर दो सबसेल का n+l सेम है तो उसमें जिसका n लोअर होगा वो एनर्जी लोअर होगा। जैसे यहाँ 3p का n+l 4 है और 4s का n+l 4 है, लेकिन n चूँकि 3p का स्मॉलर है, लोअर है p से, इसीलिए 3p हैज़ लोअर एनर्जी देन 4s। तो इस से आप एनर्जी लेवल समझ सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स का। ये बार बार हटाना पड़ रहा है।
अच्छा, तो यहाँ से इरेज करते हैं इसको और इसके जगह पर n+l से कुछ केस लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ अब कहते हैं कि चलिए अब ये देखिए कि हम एनर्जी लेवल लिखते हैं 1s का एनर्जी छोटा है 2s से। अच्छा, 2s का एनर्जी छोटा है 2p से, इससे भी बड़ा है 3s का, फिर 3s से बड़ा है 3s 3p का, फिर उससे बड़ा है 4s का, फिर 3d का, फिर 4p का। तो इसी में देखें क्या कारण है कि यहाँ 1s 2s दोनों का n+l लीजिए। 1s n+l कितना है, n+l इसका होगा 1, और 2s का कितना होगा, तो n+l 2s का होगा 2। तो ये डिसाइड हो गया कि 1s से बड़ा होगा 2s। अब 2p 3s में देखिए, 2p n+l n+l इसका होगा 3, 2 + 1 दैट इज 3, और 3s का होगा n+l 3 दैट इज 3 + 0 3। तो इसका माने दोनों का बराबर है। तो यहाँ n चूंकि इसका छोटा है, n इसका 2 है, इसका 3 है, इसीलिए इसका एनर्जी 2p का एनर्जी से ज़्यादा बड़ा होगा 3s का एनर्जी। चलिए हम इस तीनों में तुलना करें। 4s 3d, 4s का क्या है, तो 4s का है n+l 4, और 3d का है n3l, l जो इसका होगा वो होगा 2, तो ये 5 हो जाएगा n+l। अब आप खुद सोचिए कि जिसका n+l बड़ा होगा उसका एनर्जी बड़ा होगा, तो 4s से ज़्यादा होगा 3d का। तो आप जो ऑर्डर लिखे हैं उसमें n+l का मान मान्य रखता है, और आप ये समझ गए कि कैसे यह डिसाइड करता है एनर्जी को। तो यहाँ अब लास्ट केस लेते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट, उसको कहते हैं अप्रोच टू द न्यूक्लियस और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। आप जब रेडियल डायग्राम बनाएंगे डिफरेंट ऑर्बिटल का, तो आप पाएंगे कि उसमें जिसका शेप टुवर्ड्स न्यूक्लियस, जिसका शेप ऐसा हो कि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, तो आप कहेंगे कि वो उसका एनर्जी भी, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी उसका ज़्यादा होगा, शील्डिंग ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ शेप और पेनिट्रेशन ऑफ SPDF ऑर्बिटल दिया हुआ है, और यहाँ हम दिखाते हैं आपको, ये इसका चारों का शेप देखिए, यहाँ शेप दिया हुआ है, हम ड्रॉ किए हुए हैं इसको नेट से। तो आप अगर इसको अलग करें तो आपको 4f 3d 2p 1 2s सबका लेंगे,
तो मान लीजिए एस का शेप अगर आप लेते हैं तो वो कैसा होगा, यहाँ है न्यूक्लियस, और ये आप पाएंगे ये ग्राफ है, यानी जो वाई एक्सिस पर दिखेगा वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक दिखेगा, और एक्स एक्सिस में जितना दूर जाएगा वो न्यूक्लियस से उतना डिस्टेंट होगा। तो एस का जब तो ये ऐसे दिखेगा, या 2s का देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। नहीं, हम 2s का गलत बना दिए हैं, 2s का गलत बना दिए हैं, ये नहीं है 2s का, यहाँ फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये 2s का होगा कि ये थोड़ा सा और फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये 1s है, ये 2s है। यानी s का जो आप पाएंगे, हम न्यूक्लियस को यहाँ दिखाएं, या ये मानिए कि जितना ये न्यूक्लियस के नज़दीक हो, यहाँ जो न्यूक्लियस है तो इसमें न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है। एस ऑर्बिटल इज मच क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, वो न्यूक्लियस को शील्ड बेहतर ढंग से करेगा, ज़्यादा अच्छा से शील्ड करेगा। अब इसमें हम 2p का अगर शेप बनाएं तो इसमें 2p का ब्लू कलर का शेप है, और एक सेकंड एक बार फिर से देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है, नहीं 2p का है ये येलो कलर का शेप, ये s का शेप था, ब्लू कलर का है s, 2p है येलो जैसा। तो येलो आपको दिखेगा कि वो न्यूक्लियस से डिस्टेंट है, यानी 2p का अगर शेप बनाए तो वाई एक्सिस पर इसका मान कम आएगा, यानी यहाँ दिखेगा 2p। तो ये हुआ 2p, यानी 2p ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन्स लिटिल डिस्टेंट फ्रॉम न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। तो इसका परिणाम होगा कि शील्डिंग जो होगा, अब शील्डिंग अगर देखें तो ये हो जाएगा कि शील्डिंग डिक्रीजेज, जो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होगा उसका शील्डिंग ज़्यादा होगा। 2s या s का शील्डिंग p से ज़्यादा होगा, इसका s का शील्डिंग p से ज़्यादा होगा। अब 2 नहीं लगाइए, सीधे sp में लीजिए, तो आप कहेंगे कि नहीं ये ऐसे लिखिए, आप सीधे कहिए कि s का शील्डिंग p से ज़्यादा होगा, उससे भी ज़्यादा होगा p का भी ज़्यादा होगा d से, और d से भी ज़्यादा हो, d का भी ज़्यादा होगा f से। कैसे, तो d का शेप आप देखेंगे तो और थोड़ा डिस्टेंट हो जाता है, और f ये हुआ 3d, और f का जब शेप देखेंगे तो वो आपको फार डिस्टेंट दिखेगा न्यूक्लियस से, वो शेप दिखेगा कि आप जब डी एफ का बनाएंगे तो यहाँ इसका ऐसे है उठान, तो आप कहेंगे कि अगर इस साइड में न्यूक्लियस है तो ये 4f फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है। ये आपको चारों अलग अलग यहाँ पर दिख रहा है शेप, ये देखिए, ये है डी, ये है एफ, ये है डी, ये है पी, और ये है, नहीं एक सेकंड, ये दिखेगा आपको कलर में, ये है एफ, ये है डी, ये है ब्लू कलर का जो है वो है एस, और येलो कलर का जो है वो है पी। तो इस तरह से आप पाएंगे कि
स्क्रीनिंग जो होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होगा ऑर्बिटल, उसके इलेक्ट्रॉन का, similarly electron present in p orbital shield the nucleus charge more effectively than the electron present in d orbital of same shell and so on। तो इससे ये हुआ कि स्क्रीनिंग जो होगा, स्क्रीनिंग जो होगा वो, चलिए अब इसको हटा दें, जिसका न्यूक्लियस के नज़दीक ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उसका स्क्रीनिंग भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और इस चारों के बेसिस पर आप बनाते हैं, चारों के बेसिस पर बनाते हैं एनर्जी ऑर्डर। और ये एनर्जी ऑर्डर आप कहते हैं कि देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एनर्जी घटेगा, शील्डिंग बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा आउटर मोस्ट सेल का, और n+l वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। पेनेट्रेशन यानी क्लोजर टू द न्यूक्लियस अगर होगा तो उससे भी एनर्जी रिवर्स होगा, यानी जो ज़्यादा क्लोजर होगा न्यूक्लियस के उसकी एनर्जी कम होगी, जो डिस्टेंट होगा न्यूक्लियस से उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो कंक्लूजन ये हुआ, आप इस चारों को जब साथ में लेके चलेंगे तो आप पाएंगे कि आप ऐसे एनर्जी का ऑर्डर बनाएंगे। ये होगा आपको, ये यहाँ 1s होगा, ये 2s होगा, यहाँ 2p होगा, ये 3s होगा, चलिए यहाँ 3p होगा, यहाँ 3d होगा, ये आप 1s है, 2s है, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, थोड़ा और नज़दीक लाइए, 4s, इससे बाद 4p यहाँ आएगा, 4p, 4p, 4d और ऊपर चला जाएगा 4d। तो ये होगा, इससे ठीक पहले 5s आ जाएगा, 4s, और यहाँ आ जाएगा 5s, तो 5s। तो इस तरह पाएंगे ये ऑर्डर एनर्जी का होगा 1s, 1s के बाद 1s के बाद 2s, 2s फिर 2p, 3s, 3p, 4s, फिर 3d, फिर 4p, 5s एंड सो ऑन। सो इस तरह से एनर्जी बढ़ेगा। तो आप जब एनर्जी ऑर्डर समझना चाहें तो ये 4 फैक्टर को याद रखें, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में इजी होगा। थैंक यू।